हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्लास आज की रिलेटेड है क्लास इंटर से, सब्जेक्ट फिज़िक्स। ठीक है, एंड लेक्चर है आपका 6, लेक्चर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, और हम ड्राइव करेंगे जनरल गैस इक्वेशन को। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द बॉयल्स लॉ। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to the pressure। ठीक है, बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है जो किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है, लेकिन इससे पहले आप ये लाजमी याद रखें कि ये जो लॉज हैं ये ओनली वैलिड हैं आइडियल गैसेस के लिए। क्या? आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, ये लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जहाँ पे गैस एग्जिस्ट करती है उसका वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होता है उसके प्रेशर के साथ। अब मैं यहाँ पे इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखता हूँ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये 1/p और यहाँ पे डायरेक्ट की साइन है, ये इसका इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्स जो है वो किस तरीके से होता है। जब भी आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है? इन्वर्स रिलेशन का ये मतलब होता है कि जब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो? डिक्रीज़ हो। उस रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। मींस अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो तो प्रेशर डिक्रीज़ हो, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो तो वॉल्यूम उसी रेशो के साथ, उसी मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए? डिक्रीज़ होना चाहिए। इसको हम कहते हैं जो है वो इन्वर्स रिलेशन। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि जब आपका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली रिलेटेड है प्रेशर के साथ, मींस अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल करता हूँ। सपोज़ कर लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो गैस प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके अंदर एक मूवेबल क्या है? पिस्टन लगा हुआ है। एक होते हैं फिक्स पिस्टन्स, लेकिन हम इस कंटेनर के अंदर मूवेबल जो है वो क्या यूज़ करेंगे? पिस्टन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हम पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे। पिस्टन को मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो फिगर बनाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फिगर यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ। तो हमने क्या किया? इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की जो मिकदार है वो क्या है? बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल्स थोड़ी जगह के अंदर जितनी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है उसी लिहाज से प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसका मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी भी क्लास के अंदर सेम वॉल्यूम के अंदर कम बच्चे बैठे होंगे तो वहाँ पे जो उनके अंदर कोलियन होगी, जो ज़्यादा हिंड्रेंस की प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी।
अगर वहाँ पे ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर वो क्या रेशो हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे पहले वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम था। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। तो ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है बॉयल्स लॉ को। जैसे जैसे हम कंटेनर को नीचे की तरफ पुश करते जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा और आपका जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि मैथमेटिकली कोई जो हमारे पास रिलेशन होता है उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन को रिमूव करके कांस्टेंट यूज़ करते हैं। अगर ये आपकी सपोज फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव कर देता हूँ, इक्वल की साइन कांस्टेंट के लगाता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा 1/p, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू k/p। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है मैथमेटिकल 1 है। अगर हम इसकी बाय क्रॉस करवाएं तो क्या हो जाएगा, pv इज इक्वल टू k। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं r pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो उसके अलावा जनरल जब हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर एक और इक्वेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। वो क्या अप्लाई करते हैं, दूसरी इक्वेशन कि पीवी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट होती है प्रेशर और वॉल्यूम की वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है गिवन मास ऑफ गैस। मीन्स जो आपके पास गैस है ये होगी गिवन मास ऑफ अ गैस। ठीक है, और P तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, प्रेशर, एंड V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप इसको भी जो है वो इसकी डायरेक्ट की साइन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करें तो क्या आ जाएगा, PV इक्वल टू K/M। ठीक है, अगर इसको मज़ीद जो है वो K कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे रखें तो M यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड, तो हो जाएगा PV/M इक्वल टू कांस्टेंट K। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सपोज कर लीजिए 2 का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर बॉयल्स लॉ के अंदर जो ग्राफ बनती है वो क्या बनेगी। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ एक्चुअली जो आपका रिलेशन है इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसमें इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर आपकी जो ग्राफ बनेगी वो क्या बनेगी, कर्व बनेगी। क्या बनेगी, प्रेशर और वॉल्यूम की जो ग्राफ बनेगी वो कर्व बनेगी। कभी भी एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉयल्स लॉ के अंदर जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है या कर्व बनता है, तो वो बनेगा कर्व, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, दैट इज़ इनवर्स रिलेटेड। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, याद करना है, रिमेंबर करना है, ये हमें आगे इक्वेशन में जो है वो काम आने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड लॉ पे जाएंगे, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। दैट इज़ चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ हमें जो है वो उसकी स्टेटमेंट क्या है, चार्ल्स लॉ की ये स्टेटमेंट है कि किसी भी दी गिवन मास ऑफ अ गैस इज द गिवन, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, दी गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly related to temperature, directly related to temperature। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है
वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को एंड T रिप्रेजेंट्स दी टेम्परेचर, ठीक है। और ये भी वैलिड है आइडियल गैसेस के लिए। क्या? चार्ल्स लॉ भी आपका वैलिड है आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। तो इस लॉ के कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के साथ। मींस अगर किसी सिस्टम के अंदर वॉल्यूम का रेशो इंक्रीज़ होगा तो वहीं पे जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। मींस जितना टेम्परेचर की मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगी उतनी ही वॉल्यूम की जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे भी जो है वो एक पिस्टन यूज़ कर रहे हैं और ये पिस्टन भी क्या है? मूवेबल है। क्या है? मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? इस कंटेनर को हीटअप करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन है वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और ये जो आपकी ऊपर वाली सतह है, ये जो पिस्टन है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशन है डायरेक्ट, तो इसके अंदर ग्राफ कौन सी बनेगी? इसके अंदर ग्राफ बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन। क्या? वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर जो हमारी ग्राफ बनेगी वो बनेगी स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन तब बनता है ग्राफ जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। क्या होती हैं? डायरेक्टली रिलेटेड, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद इसकी मैथमेटिकल जो है वो इक्वेशन करते हैं। आपको पता है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं इसको एक मरतबा यहाँ पे जो है वो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करके कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो इक्वल की साइन के और टी। अगर हम के कांस्टेंट जो है वो उसका वैल्यू मालूम करें तो क्या हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा वी ओवर टी के, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके अलावा जो हम दूसरी इक्वेशन इसके अंदर यूज़ करते हैं वो ये होती है चार्ल्स लॉ के लिए, वो होती है कि v बाय टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, गिवन मास। ये होता है आपका गिवन मास। क्या है? गिवन मास। और ये v हो गया आपका वॉल्यूम और t आपका हो गया टेम्परेचर। इस इक्वेशन को अगर मैं थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होता है, क्या? वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ? गिवन मास ऑफ द गैस। मींस अगर ये रेशो इंक्रीज़ होगा तो मास भी जो है वो गैस का क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर जो है वो इसकी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो क्या हो जाएगा? v बाय टी, यहाँ पे इक्वल की साइन k और m हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये यहाँ से कांस्टेंट k को मालूम करें तो क्या हो जाएगा? v बाय टी m इज इक्वल टू k कांस्टेंट, ठीक है। अब ये आपकी सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन की है कहाँ से? चार्ल्स लॉ से। कहाँ से? चार्ल्स लॉ से, ठीक है। यहाँ तक आप रिमेंबर कर लें, ठीक है। अब हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो जनरल गैस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ से ही जो है वो फार्मूलाज को क्या करना है? यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इसको जो है वो रिमूव कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको इस फार्मूला को भी रिमेंबर करना है। ये फार्मूला हमें यूज़ करना है जनरल गैस इक्वेशन के अंदर, और ये फार्मूला भी हमें जनरल गैस इक्वेशन के अंदर क्या करना है? रिमेंबर करना है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अगर आपने इनको नोट नहीं किया तो आप इनको प्लीज़ पहले नोट कर लें, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद है जनरल गैस लॉ भी कहा जाता है। जनरल गैस इक्वेशन को जो है वो उसको हम नाम देते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। जनरल गैस इक्वेशन भी होती है, जनरल गैस लॉ भी होता है। उसकी इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, और सारे लॉ को जिसके थ्रू हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं जनरल गैस लॉ। ठीक है। तो जनरल गैस लॉ जो है वो हम किसे कहते हैं? जनरल गैस लॉ हम किसे कहते हैं? द लॉ दैट gives the properties related to mass, temperature and volume। ठीक है। ऐसा लॉ जो हमें प्रॉपर्टीज़ बताए वॉल्यूम की, मॉस की एंड टेम्परेचर की, तो उसको हम क्या कहते हैं? जनरल गैस लॉ। ठीक है। तो जनरल गैस लॉ को आगे लेके जाने से पहले जब हम जनरल गैस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें फार्मूलाज की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट आपने देखा कि हमने पीछे इस फार्मूला को यूज़ किया था, दैट वाज जो हमने बॉयल्स लॉ से लिया था, वो था PV ओवर M इक्वल था K कांस्टेंट के। और सपोज कर लीजिए ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे मैंने चार्ल्स लॉ का जो फार्मूला था वो भी यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट किया था, आप उसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। वो क्या था? V ओवर V बाई TM इज इक्वल टू K कांस्टेंट, और ये आपकी इक्वेशन क्या है? 2 है। अब मैं इसको नीचे से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। जनरल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे। ठीक है। तो जब हम कंबाइन करते हैं तो इनकी जो ये साइड है वो क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी PV ओवर TM, PV ओवर TM इक्वल टू RM। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो RM है ये है गैस कांस्टेंट। ये क्या है? गैस कांस्टेंट है। ठीक है। तो गैस कांस्टेंट का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है PV ओवर TM। इसको हम नेक्स्ट साइड पे लेके जाते हैं क्योंकि बोर्ड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। उसके अलावा आपने केमिस्ट्री के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा। क्या आपने केमिस्ट्री के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा कि N जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, वो इक्वल होता है आपका गिवन मास ओवर द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को हम M से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे बाय क्रॉस जो है वो करवाई जाए तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा? M की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी M इक्वल टू NM, M इक्वल टू NM। अब आप यहाँ पे M की जगह पे ये वैल्यू क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। लेकिन ये पहले मैं फार्मूला वहाँ पे उस साइड पे लिखता हूँ ताकि आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेम फार्मूला लिखता हूँ जो मैंने पीछे जो है वो प्रूव किया था, दैट इज़ P ओवर TM इक्वल टू द RM। ठीक है। अब यहाँ पे आपको M का वैल्यू पुट करना है, ये वो क्या है? NM। तो क्या हो जाएगा? PV ओवर T दैट इज NM। ठीक है बाबा, इक्वल टू RM।
ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी कैपिटल एम है, ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहाँ पे उस साइड पे जाएगी तो क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, पी वी ओवर टी एन इज इक्वल टू एम आर एम। ठीक है। अब यहाँ पे एम आर एम क्या है, ठीक है, ये है प्रोडक्ट। एम रिप्रेजेंट दी, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास होता है, एम कैपिटल से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपकी आर एम होती है, ये होती है जनरल गैस कांस्टेंट। क्या होता है, जनरल गैस कांस्टेंट। और ये हमेशा एम आर एम इक्वल होता है आपका आर के। तो आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे पी वी बाय द टी एन, और ये इक्वल हो जाएगा आर के। ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है। अब यहाँ पे जो ये आर है, ये कहाँ से आया और ये इस चीज़ के इक्वल क्यों है, इसको हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। जनरल गैस कांस्टेंट, या आप इसको जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। तो आपको पता है, आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वी बाय टी एन इक्वल टू आर। क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस करवाएं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, पी वी इक्वल हो जाएगा एन आर टी के। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है। और जो जनरल गैस इक्वेशन में आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है आर की, वो होती है ऑलमोस्ट 8.314 जूल पर मोल इनटू द केल्विन। ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ही जो है वो फिनिश हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।